हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आज हम DU-LLB 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे जस्ट टू सी कि अपनी प्रेपरेशन से अब हम आज कहाँ स्टैंड करते हैं। एंड इस पेपर में हम सीधा सिर्फ लीगल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। एज यू ऑलरेडी नो कि 2019 के पेपर में लीगल सेक्शन की वेटेज काफ़ी हाई थी, तो हम सभी लीगल क्वेश्चंस को टैकल करेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज येट, देन प्लीज़ डू द सेम एंड बेल आइकॉन दबाइए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट्स आप ना मिस कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं लीगल सेक्शन से। ये लीगल क्वेश्चंस जो हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। Now let's see, question number 7 says, under the Patents Act, a patent is granted for 20 years, 15 years, 10 years, 5 years. I will try not to speak the options. मैं सीधा आपको आंसर्स बताऊंगी, otherwise the video will go very long. तो अब हम क्वेश्चन 7 के लिए पेटेंट्स जो हैं वो ग्रांट होते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 20 years. A is the correct answer. Similarly, अगर आप क्वेश्चन 8 में देखेंगे, वहां पर पूछा हुआ है ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंदर ट्रेडमार्क कितने टाइम के लिए ग्रांट होता है। ट्रेडमार्क ग्रांट होता है 10 years के लिए। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछे गए हैं फ्रॉम IPR लॉ, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ। अब ये जो लॉ है ये बेसिकली वैसे तो LLM लेवल का है, आप LLB में ही इसको पढ़ते हैं ठीक से, बट ये थोड़ा आई वुड से इट इज़ कंसिडर्ड टू बी बेसिक जनरल नॉलेज कि पेटेंट कितने टाइम के लिए होता है, ट्रेडमार्क कितने टाइम के लिए होता है। सिमिलरली आप अपने एंड से जाके चेक कर सकते हैं कि कॉपीराइट कितने टाइम के लिए ग्रांट किया जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 सेज कि क्लॉज 4 जो है आर्टिकल 15 का वो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू आया है। नाउ दिस क्लॉज हैज़ कम थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अमेंडमेंट्स को भी कंसिडर करें, अमेंडमेंट्स को पढ़ के चलें। अब क्लॉज 15(4) हमें पता है इट एडेड द क्लॉज फॉर रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। उनके बारे में, उनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट पॉलिसीज बना सकती है, ये आया था थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया कहाँ लाई करती है। इट लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। अगर आप प्रियम्बल में जाके पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में ही इट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन सॉवरेनिटी लाई करती है विद द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार इन्वोक हुआ है। तो सबसे पहले यू शुड नो आर्टिकल 360 डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड इंडिया में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इन्वोक नहीं हुई है, देयरफॉर द आंसर विल बी ऑप्शन डी। Next is article 20 and 21 has been taken out from the purview of section 3. This should be article 369 of the constitution. By which amendment? अब आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 20 क्या है, 21 क्या है, 359 क्या है। एज यू नो 359 जो है वो बात करता है कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे कर्टेल कर दिए जाते हैं एंड वी कैन नॉट सीक इन्वोकेशन ऑफ दोज राइट्स। बट आर्टिकल 20 एंड 21 एज वी नो हमारे बेसिक राइट्स हैं, सो इनको 359 के परव्यू से निकाल दिया गया था थ्रू 44th अमेंडमेंट। सो यू कैन सी 2 क्वेश्चन अमेंडमेंट पे ऑलरेडी आ चुके हैं, सो यू शुड बी क्लियर विद द अमेंडमेंट्स। नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्वेश्चन 14 सेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल इन इंडिया दैट इज लोकसभा इज बेस्ड ऑन व्हाट। अब अगर आप ऑफिसेज में जाके देखेंगे, लोकसभा का कॉम्पोजिशन देखेंगे, तब यू विल गेट टू नो दैट इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the writ of prohibition may be issued when there is what. Now we know कि 5 writs हैं, we should know कि 5 writs कौन सी हैं, क्या हैं। अब writ of prohibition issue करी जाती है when there is absence of jurisdiction or excess of jurisdiction and there is violation of principles of natural justice. Next is article 51A of the constitution. Now we know this deals with fundamental duties, जैसा कि यहाँ पर mentioned है already। तो ये पूछता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए हैं। वी नो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सब सिटीजन्स के लिए हैं, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी स्टेट के लिए हैं एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो सिटीजन्स के लिए हैं, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूविंग ऑन,
इन द ईयर 2002 कंपटीशन एक्ट वाज इनेक्टेड। इस एक्ट ने किस एक्ट को रिपील किया था? अब कंपटीशन एक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबको नहीं पता है, दिस इज समथिंग जो आप एलएलबी में पढ़ते हैं, बट इस क्वेश्चन को आप लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें पता है हमारे राइट्स के बारे में डील करता है एज अ कंज्यूमर। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं टर्म, इट डील्स विद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट इज द एक्ट जो पहले था एंड उसके बाद कंपटीशन एक्ट इनैक्ट हो गया। देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज व्हाट काइंड ऑफ पावर? तो ये ऑलरेडी आपको पता होगा। इवन इन केस अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं पता, ये भी क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस हम देखते ही हैं कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तब ऑर्डिनेंस इशू किए जाते हैं। एंड ये कौन इशू कर सकता है? प्रेसिडेंट इशू कर सकता है इन द सेंटर एंड गवर्नर इशू कर सकता है इन द स्टेट। अब ये जो पावर है प्रेसिडेंट की, ये एक लेजिस्लेटिव पावर है। जिस तरह से बिल्स पार्लियामेंट इशू करता है उस तरह से प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच लैंडमार्क जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी? अब ये 2018 का जजमेंट है। इसका करेक्ट आंसर है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट मानी जाती है, लैंडमार्क जजमेंट मानी जाती है। इन माय वीडियो ऑन लैंडमार्क जजमेंट्स, मोस्ट रीसेंट जजमेंट्स, आई हैव कवर्ड दिस। इसके अलावा अब जैसे आप देख रहे हैं ये 2018 की जजमेंट पूछी गई है 2019 के पेपर में। सो अब आप जैसे 2020 का अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो ऑल द जजमेंट्स फ्रॉम 2019 एंड 2020 बोथ, ऑल द इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स। देन होमोसेक्सुअलिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी में डील किया जाता है। फर्दर आप इसके बारे में अपने एंड से पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को बीच में पॉज करके भी वट एवर यू फील यू कैन नॉट रिकॉल, या फिर आपको ये पता नहीं है, उसको पॉज करके यू कैन सर्च इन योर मटीरियल नोट्स वट एवर यू आर रेफरिंग टू। Then next question is, which of the following judgments of the Supreme Court laid down the rarest of the rare principle in case of death penalty? अब ये जो प्रिंसिपल है ये आया था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेसिडेंट कितनी बार री इलेक्शन सीक कर सकता है अपनी पोस्ट का? प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, द प्रेसिडेंट गिव्स रेजिग्नेशन टू whom? प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देता है टू द वाइस प्रेसिडेंट। देन फर्दर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्टोरल रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में इलेक्टोरल रोल में हमें पता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टिव मेंबर्स होते हैं एंड राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। जो नहीं होते इलेक्टोरल रोल में वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। अभी आपने देखा 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रेसिडेंट के ऊपर आ चुके हैं। सो माइंड यू गाइस, प्रेसिडेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू स्टडी फॉर दिस एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रेसिडेंट से लेकर ही है। इट डील्स विद इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का जो चार्ज है वो कहाँ प्रेफर हो सकता है? इट कैन बी मूव्ड आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बोथ द हाउसेज। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग writs is the bulwark of personal freedom? Personal freedom we know is dealt by the writ of habeas corpus, because habeas corpus वो writ है जो ये कहती है कि बॉडी को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए। सो दिस इज द writ that deals with personal freedom। ये बाकी और writs हैं। प्रोहिबिशन के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एंड दिस इज 4 other writs। सो आपको सारी writs पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द फिलोसफी अंडरलाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, वो किसने मूव किया था? वो मूव किया था बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाजेस व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस? अब प्रियम्बल अगर आप पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में ही सेकेंड पैरा से it speaks of JLEF, that is justice, liberty, equality and fraternity। justice तीनों टाइप का होता है, social, economic and political। therefore D is the answer which says all of these। next question is, in which year was the right of children to free and compulsory education act enacted by the parliament?
अब ये आया था थ्रू 86th अमेंडमेंट, आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस हुआ था और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2009 में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू बी द सेट ऑफ गोल्डन ट्राइंगल। अब ये जो सेट है ये है 14, 19 एंड 21। 14 स्पीक्स ऑफ इक्वालिटी, 19 स्पीक्स ऑफ आवर फ्रीडम्स एंड 21 स्पीक्स ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये तीनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और इनको गोल्डन ट्राइंगल बोला गया था इन द जजमेंट ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो पासपोर्ट इम्पाउंडिंग का केस था। दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माय वीडियो ऑन लैंडमार्क जजमेंट्स, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। Then the next question is basic structure of the constitution can be amended by। Now this question is to confuse you। आपको पता ही होगा basic structure जो है वो amend नहीं किया जा सकता है। Those who are already enrolled for my course you must have seen कि basic structure को लेके I have given this whole hierarchy कि किस तरह से ये judgment आई थी finally कि basic structure नहीं amend हो सकता, starting from the शंकरी प्रसाद केस जहाँ पर बोला गया था कि fundamental rights को amend किया जा सकता है। So the answer to this question will be none of these, क्योंकि basic structure amend नहीं किया जा सकता। So the next question is schedule 7 के हिसाब से जो power है residuary matters में कुछ भी इनैक्ट करने की लॉ, वो किसके पास है? वो पावर है पार्लियामेंट के पास। ये क्वेश्चन भी थोड़ा लॉजिकल है। अब वी नो शेड्यूल 7 डील्स विद द 3 लिस्ट्स। सो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइडेड हैं एंड जब कोई भी ऐसा मैटर होगा जिस पे कोई लॉ नहीं बना रहा है उस पे ऑब्वियसली पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरकारी कमीशन किस चीज से कंसर्न थी? इट वॉज कंसर्न विद सेंटर स्टेट रिलेशंस। आई पोस्टेड माई वीडियो ऑन कमीशंस जहाँ पे ये ऑलरेडी कवर्ड है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सारे जो इम्पोर्टेंट कमीशंस हैं उनको कवर करके चलें फ्रॉम योर एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल इन स्टेट? अब अटॉर्नी जनरल जो होता है वो सेंटर में होता है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही स्टेट के केसेस में एडवोकेट जनरल होता है। देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी थोड़ा लॉजिक से किया जा सकता था। देन द नेम ऑफ यूनियन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिया, दैट इज भारत। आर्टिकल 1 में बोला गया है दैट यूनियन जो है वो इंडिया है, दैट इज भारत। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा का मतलब क्या होता है? ये होता है प्रोसीडिंग्स इन प्राइवेट। ये स्पेशल प्रोविजन आया था विद रिस्पेक्ट टू द रेप विक्टिम्स एंड दे आर इंटाइटल्ड टू प्रोसीडिंग्स इन कैमरा इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग इन द होल कोर्ट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड 162 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो थी वो उसने किस बारे में रिपोर्ट दी थी? वो रिपोर्ट थी अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी को लेके। नेक्स्ट मूविंग ऑन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट इज एप्लीकेबल व्हेन। अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था बिकॉज इसका आंसर यहाँ पर गिवन नहीं है। क्वांटम मेरिट क्या होता है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस क्वेश्चन आई हैड प्लेस्ड इन माय मॉक टेस्ट आल्सो फॉर यू गाइज। Then the next question again is related to the president which says कि president of India can consult Supreme Court किन केस में? When the question of public importance arises, when the question of law of public importance arises. Then next question is what kind of damages are available for breach of contract? अब ये contract से question है। अब डैमेजेस जो हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करी गई है। सेक्शन 73 और 74 आर इम्पॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन डील्स विद फ्रॉड की फ्रॉड कब अकर होता है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आर रिविजन सीरीज फॉर कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर हमने ये सारी टर्म्स फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस डिस्कस करी थी। वहाँ पर वी नो कि फ्रॉड का मतलब होता है एनीथिंग एन एक्ट दैट इज डन विद इंटेंशन टू डिसीव समबडी एंड एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। तो दोनों ही चीज़ें करेक्ट हैं, देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 लिस्ट जो हैं 7 शेड्यूल में वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? डिविजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। अब ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बी वेरी श्योर ऑफ दिस। नाउ पीपल कैन गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। डिविजन ऑफ पावर बात करता है कि 7 शेड्यूल में जैसे लिस्ट डिवाइडेड हैं बिटवीन यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये डिविजन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर किस तरह से गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में? इट इज इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड
जुडिशरी। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पर 7th शेड्यूल और 3 लिस्ट की बात हो रही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। जो भी अग्रीमेंट्स होते हैं इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग्स, ये सभी वॉइड होते हैं। वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द पास्ट। देन ए थ्रेटन करता है अपनी वाइफ और सन को टू कमिट सुसाइड इन केस वो एक डीड उसके फेवर में एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो दिस विल अमाउंट टू व्हाट? दिस विल अमाउंट टू कोअर्जन। जब कभी भी किसी को अंडर अ थ्रेट डाला जाता है टू मेक दैट पर्सन साइन एन अग्रीमेंट, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम कोअर्जन कहते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए अग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी, बट ए के पास हाउसेस 2 हैं और ये स्पेसिफाइड नहीं है, तो ऐसा अग्रीमेंट जो होता है वो वॉइड बोला जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। अग्रीमेंट्स में सर्टेनिटी इज एन असेंशियल एलिमेंट। देन नॉन एस्ट फैक्टम, ये एक लीगल मैक्सिम है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन आवर कोर्स एंड लीगल मैक्सिम का इसका मतलब है इट इज नॉट माई डीड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए अग्रीज टू पे बी ₹1000 इफ इट रेन्स टूडे, B agrees to pay him ₹1000 if it does not rain। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किस टाइप का अग्रीमेंट है? अब you might get confused between wagering and contingent agreement। Recently I had posted a video जहाँ पे मैंने ये क्लैरिफाई किया था कि वेजरिंग अग्रीमेंट वो होता है जहाँ सॉर्ट ऑफ बेट इन्वॉल्व होती है और दोनों ही पार्टी के चांसेस विनिंग और लूजिंग के 50-50 होते हैं। सो देयर इज आइदर अ विन और अ लॉस। बट कॉन्टिजेंट अग्रीमेंट में क्या होता है? इट इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन अ कंडीशन और ऐसे कोई चांसेस 50-50 डिवाइड नहीं होते, इवेंट के चांसेस खुद ही 50-50 होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन होता ए अग्रीज टू पे बी ₹1000 इफ इट रेन्स टुडे, बस यहीं तक होता, देन इट वुड हैव बीन अ कॉन्टिजेंट अग्रीमेंट बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द रेन। Otherwise it is a wagering agreement because both parties are willing to pay each other, तो ये एक wagering agreement है। नेक्स्ट इज कैविएट वेंडिटर का मतलब क्या होता है? कैविएट वेंडिटर मीन्स सेलर बिवेयर। ऐसे ही बायर बिवेयर वाला मैक्सिम है कैविएट एम्प्टर। ये भी मैंने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन डाला हुआ था। देन नेक्स्ट इज इन विच ऑफ दीज केसेस रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट एग्जिस्ट। प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप इनमें से किस में होती है? इट एग्जिस्ट बिटवीन बोथ पार्टनर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो इन केसेस में प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एज से रिलेटेड है, कॉम्पिटेंस से रिलेटेड है, इंटेंशन से, या फिर नन ऑफ दीज। Competence of the parties is the correct answer here. Age is just one factor of competence. इसके अलावा भी unsoundness of mind, age, intoxication, ये सारी चीज़ें भी competence का part बनती हैं। Next question is अगर both the parties are under a mistake as to fact that is essential to the contract, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो void कहलाया जाएगा। Now this is a contract जहाँ पर bilateral mistake है, दोनों parties are under a mistake of fact। अगर एक पार्टी under a mistake of fact होती then it would have been a valid contract except a few exceptions। Next is essential characteristic of tort is violation of राइट इन पर्सोनेम, राइट इन रेम, कंट्रैक्चुअल राइट। अब ये थोड़ा जूरिस्प्रूडेंशियल क्वेश्चन है। राइट इन पर्सोनेम का मतलब होता है कि आपका जो राइट है वो किसी डिटर्मिनेट पर्सन या प्रॉपर्टी में अवेलेबल है, एंड राइट इन रेम इज राइट वेस्टेड इन सम पर्सन एंड अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। तो पर्सोनेम जैसे आप देख सकते हैं इसका मतलब है पर्सनल, किसी एक इंसान के अगेंस्ट राइट। राइट इन रेम इज राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड। तो टॉर्ट जो है इसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक राइट इन रेम है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपर्डी, जो आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 में गिवन है। इसका मतलब क्या होता है? डबल जेपर्डी आप ऑलरेडी, आई एम होपिंग आप अब तक पढ़ चुके हैं। डबल जेपर्डी का मतलब वो होता है कि नो वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर मोर देन वन ऑफेंस। तो अब आर्टिकल 20 में ये सब आर्टिकल 2 की बात कर रहा है, और जो आर्टिकल्स हैं, सब आर्टिकल्स हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। देन डिसलोकेशन ऑफ टूथ कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस अंडर आईपीसी?
it is a grievous hurt. An accused who seeks pardon from the court by agreeing to testify is what? अब अगर कोई accused willing हो जाता है to testify against someone, then he turns into an approver. जब वो इससे पहले का सीन था वो accomplice था एंड यहाँ पर वो अप्रूवर बन गया इफ ही इज विलिंग टू टेस्टिफाई. अब हॉस्टाइल विटनेस कौन होता है? जो ऑलरेडी टेस्टिमनी दे रहा है कोर्ट में या फिर देने वाला है एंड वो झूठ बोल देता है एंड जो टेस्टिमनी वो देने वाला था वो नहीं देता, वो होता है हॉस्टाइल विटनेस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज FIR फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज लॉज्ड बाय होम? विक्टिम, फैमिली मेंबर्स ऑफ द विक्टिम, पुलिस ऑफिसर्स. ये तीनों ही लोग केपेबल हैं टू लॉज एन FIR इन केस कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर. ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू LLB लेवल, एंट्रेंस लेवल, बट क्योंकि ये CRPC से डील करता है, CRPC आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक बेसिक है लॉ के बारे में. ये इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आई हैव अ वीडियो ऑन कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज ऑन FIR, यू कैन गो एंड वॉच द सेम. नेक्स्ट चलते हैं, मालिमत कमेटी किस से एसोसिएटेड है? रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ क्यों? क्योंकि मालिमत कमेटी हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स के बारे में बात करी गई थी. देन in taking and recording evidence, the language of every court within the state other than high court shall be determined by the respective state government. हाई कोर्ट के अलावा अगर किसी भी कोर्ट में एविडेंस लिया जा रहा है तो उसकी जो लैंग्वेज है वो डिटरमाइन करेगी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. वाई? बिकॉज वहाँ पे लोकल लैंग्वेज यूज होगी. तो ये थोड़ा लॉजिक से किया जा सकता था क्वेश्चन सॉल्व. देन नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कस्टम आर एंटिकिटी, सर्टेनिटी, कंसिस्टेंसी या फिर ऑल ऑफ द अबव. अब कस्टम क्या होता है? कस्टम इज समथिंग जो बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस फॉलो होती आ रही है, कंटिन्यूसली फॉलो होती आ रही है और वो प्रैक्टिस सर्टेन है. अब जैसे कि राखी आ रही है तो रक्षाबंधन का जो कॉन्सेप्ट है टू टाई अ राखी ऑन द ब्रदर्स हैंड, दिस इज़ अ कस्टम, इट इज़ अ हिंदू कस्टम. ये काफ़ी टाइम से फॉलो हो रहा है. एंटिक्विटी मीन्स इट इज़ वेरी ओल्ड. सर्टेनिटी मीन्स ये एक सर्टेन कस्टम है, डिफाइंड है कैसे क्या होना है. एंड कंसिस्टेंसी इज इट हैज़ बीन फॉलोड कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स. देयरफॉर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस किस में कंटेन्ड है इन IPC? दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माई कोर्स ऑफ IPC. ट्रांसफर ऑफ मैलिस का मतलब क्या होता है? मान लीजिए A हैज़ थॉट टू गिव पॉइजन टू B एंड ही मिक्सेस पॉइजन इन हिज फूड. अब B जो है वो खाना नहीं खाता एंड ही गिव्स दैट फूड टू हिज चाइल्ड C विदाउट नोइंग कि उसमें पॉइजन है. तो अब A का जो मैलिस था टू मर्डर B हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू C. देयरफॉर ये जो ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ मैलिस ये डील किया गया है अंडर सेक्शन 301. अभी वीडियो पॉज करके यू कैन गो एंड चेक द सेम. देन फर्दर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकोएट क्राइम? इनकोएट मतलब इनकम्प्लीट. अब इनकम्प्लीट क्राइम में आते हैं अटेम्प्ट्स, अबेटमेंट्स, अगर वो कंप्लीट नहीं होते तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन जो है वो IPC में ऑफेंसेस अगेंस्ट व्हाट लिस्टेड है? इट इज लिस्टेड अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिकॉज थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं. सो दिस इज लॉजिकल ऑल्सो. नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्वेश्चन सेज व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इनमें से कौन सा एलिमेंट एसेंशियल नहीं है? अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हमें पता है इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होती है. अब इंटरेस्ट करने के बाद उस इंसान की डिसऑनेस्ट इंटेंशन बन जाती है टू मिसअप्रोप्रिएट और कन्वर्ट द प्रॉपर्टी टू इट्स ओन यूज. देयरफॉर ये तीनों ही एलिमेंट्स एसेंशियल हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए. नेग्लिजेंस जो है दैट इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट अलाउइंग पैसिव यूथनेशिया और लिविंग विल. ये कौन से केस में बोला गया था? ये बोला गया था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. ये भी ऑलरेडी मैं लैंडमार्क जजमेंट्स में कवर कर चुकी हूँ. नेक्स्ट इज द वर्ड प्लेजरिस्ट रेफर टू द पर्सन हु. प्लेजरिज्म आप ऑलरेडी जानते हैं जिस तरह से आजकल ऑनलाइन टीचिंग में भी हो रहा है.
people are copying material from good coaching centers and they are selling them without even giving recognition to the exact coaching. So अब plagiarism का मतलब है somebody uses language and thoughts of other author without the authorization and representation of that author's work as one's own without crediting the original author. Therefore C is the correct answer here. Next question is कौन से केस में जल्लीकट्टू वर्डिक्ट प्रोनाउंस हुआ था? जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल है जहाँ पर एनिमल्स की फाइट कराई जाती है. अब ये प्रोनाउंस हुआ था एनिमल वेलफेयर ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा के केस में, जहां पर कोर्ट ने राइट टू लाइफ को एनिमल्स तक एक्सटेंड किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभिराम सिंह सीडी कोमाकेन का जो जजमेंट है वो किस इशू पे डील करता है? इट डील्स विद सीकिंग वोट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन अमाउंट्स टू करप्ट प्रैक्टिस. देयरफॉर डी इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में कंटेन्ड है? तो अमेंडमेंट शेड्यूल, दोनों ही चीजें आपको याद करने की जरूरत है. एंटी डिफेक्शन लॉ इज कंटेन्ड इन द 10th शेड्यूल. ये भी हम अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. नेक्स्ट इज इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कंप्राइजेज ऑफ हु? प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर भी क्वेश्चन आया था एंड वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर भी. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में elected members of both the houses of the parliament form the electoral college. Next question is a general offer is an offer which can be accepted by anyone. general offer वो होता है जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई ऐड देना कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा. इसके ऊपर भी मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है जहाँ पर मैंने बात करी है जनरल ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, इनका मतलब क्या होता है, ऑफर एसेंशियल, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल्स क्या हैं, ये सभी चीज़ें उन वीडियोस में डिस्कस्ड हैं. यू कैन गो एंड वॉच द सेम. देन मूविंग ऑन फर्दर, नेशनल एंथम केस कौन से केस में आया था कि नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना बाय स्टैंडिंग अप एंड सिंगिंग इज इम्पॉर्टेंट. ये था बिजॉय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस. ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट फॉर्म होती है. देन टू यंग पर्सन्स having a blade they fight with each other leaving a scar on the cheek of the other. अब ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट हो गया था from the 2019 पेपर. नेक्स्ट इज द राइट टू प्रोटेक्ट वंस ओन प्रॉपर्टी एंड पर्सन अगेंस्ट अनलॉफुल एग्रेशन ऑफ अदर. अपनी प्रॉपर्टी और अपनी बॉडी को किसी दूसरे के अनलॉफुल अग्रेशन से बचाना इज ऑल्सो नोन एज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ये भी थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये आईपीसी के नॉलेज के बिना भी सॉल्व हो सकता था. देन नेक्स्ट इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से केस में चैलेंज हुई थी? अब शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का वो केस है जहां पर फर्स्ट टाइम ये बोला गया था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो खुद ही वायलेटिव है फंडामेंटल राइट के, बिकॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई थी 9th शेड्यूल जहां बोला गया था कि जो भी लॉज 9th शेड्यूल में प्लेस हैं दे आर नॉट ओपन टू चैलेंज. तो शंकरी प्रसाद का वो केस था जहां पर ये चैलेंज की गई थी अमेंडमेंट. देन तो इस केस में भी शंकरी प्रसाद के केस को ही अपहोल्ड किया गया था एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर जो है वो ए भी हो सकता है या सी भी हो सकता है. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दो ऑप्शंस ही करेक्ट आंसर्स फॉर्म करते हैं. Then the next question is which of the followings are included as fundamental duties of the constitution? Fundamental duties we know: abide by the constitution and respect for its ideal, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to safeguard public property and abjure violence. ये तीनों ही फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. टू इंश्योर द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ये जुडिशरी के ऊपर होता है टू इंश्योर कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. मूविंग ऑन, जनरल एक्सेप्शंस कौन से चैप्टर में लेड डाउन है? दे हैव बीन लेड डाउन इन चैप्टर 4 ऑफ द आईपीसी. नेक्स्ट, प्राइवेट डिफेंस जो है वो वॉलंटरी कॉजिंग डेथ तक कब एक्सरसाइज किया जा सकता है, कब एक्सटेंड होता है? व्हेन द असॉल्ट इज विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग. तो किसी केसेस में ऐसा होता है कि प्राइवेट डिफेंस कैन एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ. वो कब होता है ऐसे केसेस में? इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं, डू गो एंड चेक द सेम, या फिर आप वीडियो पॉज करके साथ साथ भी चेक कर सकते हैं.
देन नेक्स्ट इज ए जो है वो एक पर्सन है अनसाउंड माइंड का, ही अटेम्प्ट्स टू किल बी। अब बी रिवर्स में आयरन रॉड से उसको हिट कर देता है, दैट सीरियसली इंजर्स ए। तो अब इस केस में क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का है ए, तो क्या बोला जाएगा? It can be said that B has the right of private defense even though A is a person of unsound mind। IPCA कहता है कि even if person unsound mind का है, capable नहीं है, competent नहीं है, private defense is always available। Then the next question is criminal law amendment act के थ्रू जो 2018 में आया था, कौन से इनमें से कौन सा लॉ अमेंड नहीं हुआ था? IPC CRPC पक्का अमेंड हुआ था एंड पॉक्सो भी अमेंड हुआ था। जो अमेंड नहीं हुआ था वो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ वी रीच टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, जो है टी टेक्स अवे अ गोल्डन चेन ऑफ हिज वाइफ which was given by her father as Stridhan without her consent and gives it to his girlfriend। Z is guilty of what? अब हमको पता है कि जब हम ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें हमारे लिए आता है थेफ्ट, देन क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, इसके अलावा एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रॉबरी, ये सब चीज़ें भी आती हैं। अब थेफ्ट, वी नो व्हाट इज थेफ्ट। थेफ्ट इज मूविंग अ property that is movable out of the possession of a person and taking it away without that person's consent dishonestly। अब ये जो प्रॉपर्टी है, जो गोल्ड चेन इज अ पार्ट ऑफ स्त्रीधन ऑफ that woman, now that property is in her possession, it is her property and her husband is taking it without her consent, moving it dishonestly to give it to someone else, then T is guilty of theft। इसी के साथ ये पेपर खत्म होता है। सो यू हैव सीन कि कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, ये एरियाज हैं जो आपको कवर करने की ज़रूरत है, जहाँ पर लीगल सेक्शंस की बात आती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैक्सिम्स एंड कमिटीज एंड लैंडमार्क जजमेंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपने अपनी प्रेपरेशन करी होगी। हम ये सब चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें DU LLB के एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ने की ज़रूरत है। इन केस आपका कोई टॉपिक छूट रहा है, रह रहा है, और यू फॉरगेटिंग समथिंग फ्रॉम द क्वेश्चंस जो अभी हमने डिस्कस करे हैं, डू गो एंड रिवाइज द सेम। In case you have any further doubts, then you can mention the same in the comment section below।